फीफा 2026 के दौरान जिस स्टेडियम में सबसे ज्यादा मैचेस खेले जाएंगे, उसकी खुलने वाली छत 20 बोइंग 737 प्लेन्स जितनी वजनी है। 2006 में जब इसकी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो इंजीनियरिंग टीम को 1500 टन वजनी एक ऐसी छत बनानी थी जिसको जरूरत पड़ने पर खोला और बंद किया जा सके, और वो भी एक ऐसे स्ट्रक्चर पर जिसकी ना तो दीवारें हैं और ना ही कोई पिलर। ये उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम था जिसमें बिना किसी सपोर्ट के सबसे लंबी आर्चेस बनाई गई थीं। पर मसला ये था कि स्टेडियम की आर्चेस 30 डिग्रीज के एंगल पर कर्व थीं, और इस एंगल पर इतनी भारी छत को खोलना तो दूर की बात, सरकाना भी नामुमकिन था। ये ऐसे ही है जैसे किसी चढ़ाई पर 20 बोइंग जहाजों के वजन को खींचना। इस मौके पर दर्जनों इंजीनियर्स बुलवाए गए, हर मुमकिन आइडिया को टेस्ट किया गया, पर सारे एक्सपेरिमेंट्स नाकाम साबित हुए। आखिरकार जो आइडिया कामयाब हुआ, वो 150 साल पहले एक ऐसे शख्स ने इन्वेंट किया था जिसका इंजीनियरिंग से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। नाजरीन, फीफा 2026 में जो स्टेडियम सबसे ज्यादा फेवरेट समझा जा रहा है, वो है टेक्सास के शहर आर्लिंगटन में मौजूद AT&T स्टेडियम। 30 लाख स्क्वायर फीट के एरिया पर फैला हुआ ये अजीम व शान स्टेडियम एक वक्त में 80,000 सीटिंग कैपेसिटी फराहम करता है। इसके अंदर का एरिया 30 लाख क्यूबिक मीटर है, यानी इसके अंदर गीजा का पूरा पिरामिड भी समा सकता है, और उसके बावजूद भी हजारों लोग बैठ पाएंगे। ऊंचाई की बात की जाए तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को अगर अंदर खड़ा करें, फिर भी वो छत को टच नहीं करेगा। डिजाइन की चुनौतियां और बिना पिलर की छत। जब हम स्टेडियम को देखते हैं और उसके बाद इसकी खूबियों का जायजा लेते हैं, तो एक पल के लिए यकीन नहीं आता कि ये कैसे बनाया गया होगा। 400 मीटर लंबी 2 आर्चेस, और वो भी बगैर किसी पिलर के। 1500 टन वजनी रिट्रैक्टेबल रूफ, सेंट्रली एयर कंडीशनिंग और 12 स्टोरी बिल्डिंग जितने ऊंचे 2 शीशे के स्लाइडिंग दरवाजे। ये सारे चैलेंजेस तब खड़े हुए जब 2006 में अमेरिकन फुटबॉल लीग को टेक्सास में एक नए स्टेडियम की जरूरत पड़ी। अमेरिकन फुटबॉल टीम डैलस काउबॉयज की डिमांड थी कि एक ऐसा स्टेडियम हो जो सिर्फ साल में 8-10 फुटबॉल मैचेस के लिए काम ना आए, बल्कि पूरा साल ही उसे कैश किया जा सके। अब टेक्सास, जो सर्दियों में विंटर स्टॉर्म्स और गर्मियों में आग बरसाने वाली धूप की वजह से जाना जाता है, वहां स्टेडियम को साल भर इस्तेमाल करने का मतलब था कि ये इंडोर होगा, और वो भी क्लाइमेट कंट्रोल के साथ। होता यूं है कि नॉर्मली जब किसी भी स्ट्रक्चर के ऊपर छत लगानी होती है, तो जाहिर है उसके लिए पिलर्स खड़े किए जाते हैं। लेकिन अगर स्टेडियम में पिलर्स खड़े हो गए, तो वो ऑडियंस के लिए मैच देखने में रुकावट बनेंगे। यही था आर्किटेक्ट ब्रायन ट्रूबे का सबसे पहला चैलेंज, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में अपने करियर के मुश्किल तरीन चैलेंजेस का सामना किया। उनको स्टेडियम के लिए ऐसा डिजाइन बनाना था जिसमें सिरे से पिलर्स ही ना हो। लेकिन ब्रायन के लिए चैलेंज सिर्फ बिना पिलर्स के छत डिजाइन करना ही नहीं था। इस छत पर ना सिर्फ 1500 टन वजनी रिट्रैक्टेबल रूफ होगी, बल्कि इस पर दुनिया की सबसे भारी LED स्क्रीन भी लटकाई जाएगी, जिसके अकेले का वजन ही 6 लाख केजी यानी 2100 टन कैलकुलेट किया गया था। आईफिल की खोज, ट्रस्ट सिस्टम। इस चैलेंज का सॉल्यूशन इतिहास में एक ऐसे स्ट्रक्चर में छुपा था जिसको आज सब भूल चुके हैं। 1875 में इंजीनियर्स पोर्चुगल में एक रेलवे लाइन बिछा रहे थे, लेकिन डूरो रिवर के किनारे पर आकर उनका काम रुक गया। 170 मीटर चौड़ी ये रिवर 20 मीटर तक गहरी थी, और उस वक्त यहाँ पानी का फ्लो भी काफी तेज था, जिसका मतलब था कि यहाँ ब्रिज बनाने के लिए पिलर्स नहीं लगाए जा सकते। इस मसले को हल करने के लिए फ्रेंच इंजीनियर गुस्टेव आइफल को बुलवाया गया। आइफल ने रिवर के किनारों की सपोर्ट में एक ऐसी पैराबोलिक आर्च डिजाइन की जिसको किसी पिलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सिर्फ आर्च का डिजाइन ही नहीं था जो ब्रिज का वजन झेल रहा था, बल्कि इसके अंदर छोटे छोटे ट्रायंगल्स बने थे, और यही ट्रायंगल्स इस आर्च की मजबूती का सबसे बड़ा राज थे। क्योंकि दुनिया की वो वाहिद शेप है जिस पर कितना भी प्रेशर डाल दिया जाए, वो टूट तो जाएगा लेकिन अपनी शक्ल नहीं बदलेगा। इन ट्रायंगल्स के स्ट्रक्चर को इंजीनियरिंग की जबान में ट्रस्ट सिस्टम कहते हैं। गुस्टेव आइफल की यही डिस्कवरी टेक्सास के AT&T स्टेडियम में भी इस्तेमाल की गई, लेकिन इंतहाई बड़े पैमाने पर। यहाँ 1400 फीट लंबी 2 आर्चेस बनाई गईं, जिनकी मोटाई 14 फीट और गहराई 35 फीट रखी गई। इनका सारा वजन 400 मीटर के फासले पर बने 4 कंक्रीट अपार्टमेंट्स पर डाला गया। हर एक अपार्टमेंट में इतना कंक्रीट इस्तेमाल हुआ जितना 200 गज के 200 घरों में लगता है। और क्योंकि ये आर्चेस स्टील की बनी थी, जो टेक्सास की गर्मी में एक्सपैंड करके कंक्रीट को भी फाड़ सकता है, इसलिए स्टील और अपार्टमेंट के बीच में एक्सपेंशन जॉइंट्स लगाए गए, जो स्टेडियम को सांस लेने की इजाजत देते हैं। रैक एंड पिनियन सिस्टम।
8 महीनों बाद छत का काम मुकम्मल हो चुका था और बगैर पिलर्स के अब एक ओपन व्यू स्टेडियम की छत तैयार थी। इसके बीच में एक आइकॉनिक रेक्टेंगल सुराख रखा गया जो डैलस काउबॉयज के पुराने स्टेडियम की निशानी थी, जिसे खुलने वाली छत से बंद करना था। लेकिन रिट्रैक्टेबल रूफ पैनल्स, जिनका टोटल वजन दुनिया के सबसे भारी जानवर ब्लू व्हेल से भी 10 गुना ज्यादा था, उनको इस ढलान वाली आर्चेस पर खोलना और बंद करना एक मुश्किल तरीन टास्क साबित हुआ। जाहिर है, जब छत खुलेगी तो ग्रेविटी की वजह से उसे रोकना होगा और ऊपर उठाने के लिए ग्रेविटी के खिलाफ जाना होगा। इस मसले को हल करने के लिए इंजीनियर्स ने 150 साल पुरानी एक ऐसी इन्वेंशन की तरफ रुख किया जिसको इन्वेंट करने वाला कोई इंजीनियर नहीं था। 19th सेंचुरी में सिल्वेस्टर मार्श नामी एक बिजनेसमैन, जिसका मीट पैकिंग का काम था, उसे हाइकिंग का बहुत शौक था। वो न्यू हैम्पशायर में मौजूद माउंट वॉशिंगटन नामी पहाड़ पर अक्सर चढ़ने जाया करता था। 1869 में मार्श ने एक ऐसा रेलवे ट्रैक डिजाइन किया जिसे कॉग रेलवे या रैक रेलवे भी कहते हैं। इसमें पटरी के बीच में एक रैक लगा होता है जिसमें गियर्स के दांत फंस सकते हैं। पटरी वाले पार्ट को रैक कहते हैं और गियर वाला हिस्सा जो ट्रेन में लगता है उसे पिनियन। इससे ट्रेन बिना स्लिप हुए किसी भी पहाड़ी पर आसानी से चढ़ सकती थी। AT&T स्टेडियम की रिट्रैक्टेबल रूफ के लिए इसी रैक एंड पिनियन सिस्टम को इंस्टॉल करने का फैसला किया गया। स्टेडियम की छत पर जो लाइन दिखती है वो इसका रैक यानी पटरी है, जिस पर मजबूत ग्रिप के साथ पैनल्स आसानी से खुल सकते हैं। इस काम के लिए 7.5 हॉर्स पावर की 130 मोटर्स लगाई गई हैं, जो छत बंद करने के लिए पिनियन को पावर देती हैं और खुलते वक्त ब्रेक्स का काम करती हैं। गियर का साइज फिक्स्ड होने से दोनों रूफ पैनल्स बराबर तरीके से खुलते हैं। इस रिट्रैक्टेबल रूफ को खुलने में 12 मिनट का वक्त लगता है। विशाल एयर कंडीशनिंग और LED स्क्रीन। इस पूरे स्टेडियम को गर्मियों में ठंडा रखना भी कोई मामूली काम नहीं था। बंद स्टेडियम के अंदर का वॉल्यूम 3 लाख क्यूबिक मीटर्स है, यानी कि हैरत अंगेज तौर पर 75,000 स्टैंडर्ड कमरों जितना वॉल्यूम। इतने ज्यादा वॉल्यूम को ठंडा करने का मतलब है 3 बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग्स को टॉप से बॉटम तक ठंडा करना। स्टेडियम में 11,000 टन का चिलर लगाया गया है, जिसके डक्ट ही 6 फीट तक मोटे हैं। फिजिक्स के लॉ के हिसाब से ठंडी हवा भारी होती है, इसीलिए ये डक्ट ऊपर से ठंडी हवा फेंकते हैं जो ऑडियंस के ऊपर से होते हुए फील्ड पर आकर गिरती है और गर्म हवा हल्की होने की वजह से ऊपर खाली जगह में जमा होकर दोबारा रिसाइकल हो जाती है। ऑडियंस के व्यूइंग एक्सपीरियंस को शानदार बनाने के लिए स्टेडियम में उस वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी LED स्क्रीन लगाई गई। इस स्क्रीन का टोटल वजन 6 लाख kg है, जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा LEDs लगाई गई हैं। 10 स्टोरी बिल्डिंग जितनी ऊंची इस स्क्रीन को पिच से 50 मीटर ऊपर लटकाया गया है। चारों तरफ व्यू देने के लिए इस LED का पूरा सरफेस 3000 गज के प्लॉट जितना बड़ा है, जिसे स्टेडियम के किसी भी कोने से देखा जा सकता है। इसके अलावा स्टेडियम के दरवाजे 12 मंजिला बिल्डिंग जितने ऊंचे शीशे के दरवाजे हैं, जो छोटे छोटे पैनल्स मिलाकर बनाए गए हैं। हर पैनल का वजन करीब 86,000 kg है और ये इंसुलेटेड ग्लास डोर्स भी उसी रैक एंड पिनियन की मदद से खुलते और बंद होते हैं, जिसमें तकरीबन 18 मिनट लगते हैं। FIFA 2026 के लिए असली घास का नया चैलेंज। अब आते हैं मेन चीज पर, जहां गेम खेली जाएगी। AT&T में कंक्रीट के फर्श पर आर्टिफिशियल टर्फ इंस्टॉल किया गया है ताकि फुटबॉल के अलावा यहां दूसरी गेम्स भी खेली जा सकें। लेकिन अब FIFA के लिए स्टेडियम मैनेजमेंट को एक नए चैलेंज का सामना है। FIFA के रूल के मुताबिक सॉकर का मैच सिर्फ असली घास पर खेला जाएगा, ना कि आर्टिफिशियल टर्फ पर। इस शर्त को पूरा करने के लिए डैलस काउबॉयज ने $300 मिलियन का बजट अलग किया है। पर सवाल यह है कि कंक्रीट के फर्श पर असली घास कैसे उगाई जाएगी? स्टेडियम की छत पूरी तो नहीं खुलती जो सारी घास को बराबर सनलाइट दे सके। इसके लिए स्टेडियम की मैनेजमेंट ने फील्ड को 6 इंच तक ऊपर उठा दिया है। घास के पानी को निकलने के लिए नीचे एक खास ड्रेनेज सिस्टम लगाया गया है और सनलाइट को बरकरार रखने के लिए आर्टिफिशियल UV लाइट्स लगाई गई हैं। स्टेडियम का प्लान है कि असली घास स्टेडियम के अंदर नहीं, बल्कि कोलोराडो के एक फार्म में उगाई जाएगी और फिर मैच के करीब उसे रेफ्रिजरेटर ट्रक्स में लाकर इंस्टॉल किया जाएगा। इसके साथ साथ स्टेडियम की ओरिजिनल सीटिंग कैपेसिटी जो 80,000 है, उसको बढ़ाकर 94,000 तक करने का प्लान है। FIFA के लिए AT&T स्टेडियम में टोटल 9 मैचेस खेले जाएंगे, जिसमें सबसे पहला मैच 14 जून को और वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल भी यहीं पर 14 जुलाई को होगा और उसके बाद असली घास हटाकर दोबारा टर्फ बिछा दिया जाएगा।
वाली छत से बंद करना था, लेकिन रिट्रैक्टेबल रूफ पैनल्स जिनका टोटल वजन दुनिया के सबसे भारी जानवर ब्लू व्हेल से भी 10 गुना ज्यादा था, उनको इस ढलान वाली आर्चेस पर खोलना और बंद करना एक मुश्किल तरीन टास्क साबित हुआ। जाहिर है, जब छत खुलेगी तो ग्रेविटी की वजह से उसे रोकना होगा और ऊपर उठाने के लिए ग्रेविटी के खिलाफ जाना होगा।